गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम दयानंद कुमार, मैं पीजीटी कॉमर्स गिरिडीह +2 हाई स्कूल गिरिडीह से हूँ। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक एनपीओ जो 12th कॉमर्स का है इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले एनपीओ का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सभी बेसिक बातों को हम लोग इसमें समझेंगे। तो जैसे कि एनपीओ, इसको हम लिखते हैं एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे हम लोग अगर कहें तो गैर व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक संस्था। संस्थाएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक व्यापारिक, दूसरा गैर व्यापारिक। व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, या इंग्लिश में उसको कह सकते हैं हम लोग प्रॉफिट मोटिव। गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, परंतु उसका काम समाज की सेवा करना या कोई सामाजिक उद्देश्य जिसका होता है। तो गैर व्यापारिक संस्था अकाउंटिंग के पर्पस से, वो व्यापारिक हो या गैर व्यापारिक, दोनों को ही लेखांकन करना अनिवार्य है। व्यापारिक संस्थाएं लेखांकन, चूंकि वो प्रॉफिट कमाती है, लाभ कमाती है, तो उसके लेखांकन का तरीका अलग है, और गैर व्यापारिक संस्थाएं जो है उसके लेखांकन का तरीका अलग है। तो सबसे पहले हम लोग गैर व्यापारिक संस्था के बारे में डिटेल में थोड़ा जान लें, उसके बाद उसके लेखांकन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे गैर व्यापारिक संस्था, या इसको अलाभकारी संस्था भी कहा जाता है, अलाभकारी संस्था। अलाभकारी मतलब जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना है। अगर इसका डेफिनेशन हम लोग जाने तो ऐसी संस्थाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है, इस प्रकार के संस्था को हम लोग गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। इसमें अगर उदाहरण लें हम लोग कि गैर व्यापारिक संस्था में क्या आते हैं, तो गैर व्यापारिक संस्था में स्कूल, कॉलेज, एकेडमिक संस्थाएं जैसे कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, हॉस्पिटल, क्लब, स्पोर्ट्स के विभिन्न क्लब्स, ये सारी जो है संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, यानी कि धार्मिक संस्था, ये सभी गैर व्यापारिक संस्था हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करने के लिए, अपने समाज की सेवा करने के लिए ये संस्थाएं बनाई जाती है। तो हम लोग जान गए, इसमें लिख लेते हैं हम लोग व्यापारिक गैर व्यापारिक संस्थाओं में। जैसे कि नंबर 1 शैक्षणिक संस्था, शैक्षणिक संस्था। 2 नंबर की अगर बात करें शैक्षणिक संस्था के बाद धार्मिक संस्था, खेल संस्था, ये सभी जो है ये हमारा गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। इसमें अगर कुछ उदाहरण हम लोग लें तो इसमें विद्यालय, शैक्षणिक संस्था में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,
इत्यादि। यानी कि ये सभी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं ये हमारा गैर व्यापारिक संस्था है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। धार्मिक संस्था में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इत्यादि। ये जो सभी धार्मिक संस्थाएं हैं ये भी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। विभिन्न खेल संस्था या खेल क्लब जिसमें इसमें लोग लिख सकते हैं, खेल क्लब, व्यायामशाला, इत्यादि इत्यादि जो है ये भी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। कुछ पेशेवर संस्थाओं का भी नाम ले सकते हैं जो गैर व्यापारिक संस्था होते हैं। पेशेवर संस्था, जिसमें आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार से आगे कुछ पेशेवर व्यक्ति हैं जिनके पेशे को भी गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत रखा गया है। पेशेवर व्यक्ति जिनका जो व्यवसाय है वो गैर व्यापारिक कहलाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अंकेक्षक इत्यादि। ये सब जो पेशेवर व्यक्ति हैं इनका भी पेशा या व्यवसाय गैर व्यापारिक कहलाता है। तो इस प्रकार आज हम सबसे पहले जाने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कि गैर व्यापारिक संस्था क्या है और गैर व्यापारिक संस्थाओं में हम किसे किसे शामिल करते हैं, जिसका कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने आप लोगों को समझाया। अब है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन। गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन में हम लोग क्या क्या लेखांकन करते हैं, तो इसके लिए हमें पहले इसे बताना होगा। गैर व्यापारिक संस्था के लेखांकन। गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन। गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा मुख्य रूप से जो लेखांकन किया जाता है उसमें आय एवं व्यय खाता, या पहला नंबर में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इंग्लिश में से कहेंगे रिसिप्ट्स
एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा नंबर में आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठा। स्थिति विवरण, बैलेंस शीट। गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा मुख्य रूप से यही 3 खाते बनाए जाते हैं: प्राप्तियों भुगतान खाता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण, बैलेंस शीट। एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो आता है वो है प्राप्तियों भुगतान खाता। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में। थोड़ा इसको विचार दें। प्राप्तियों भुगतान खाता, रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट। प्राप्तियों भुगतान खाता वह खाता है जिसमें एक गैर व्यापारिक संस्था के विभिन्न प्राप्तियों और वो जो प्राप्ति हुई उसका पेमेंट, वो भुगतान कहाँ कहाँ किया, इसके बारे में हम लोग इसमें सारा डिटेल लिखते हैं। प्राप्ति भुगतान, यह प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति भी हो सकती है, आयगत प्राप्ति भी हो सकती है, और भुगतान में भी पूंजीगत भुगतान भी हो सकता है, आयगत भुगतान भी हो सकता है। यह जो प्राप्ति भुगतान खाता है यह कैश बेसिस, रोकड़ पद्धति, जो हम लोग पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, कैश अकाउंट, जस्ट उसी प्रकार से कैश अकाउंट के तरह भी रिसीट और पेमेंट अकाउंट को बनाया जाता है। इसमें एक गैर व्यापारिक संस्था की जो विभिन्न प्राप्तियां हुई हैं उसका रिसिप्ट साइड में, और जितना भुगतान हम लोग किए हैं वो पेमेंट साइड में लिखते हैं। इसमें कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों ही पेमेंट्स और भुगतान का, पेमेंट्स और रिसिप्ट्स का लेखा किया जाता है। अभी हम लोग बात के जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है समझना है वो है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, और कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट्स क्या होता है। जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आयगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति। और नंबर 2 कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति। इस तरह से अगर हम भुगतान साइड की बात करें तो रेवेन्यू पेमेंट्स, हिंदी में कहेंगे आयगत भुगतान,
और दूसरा कैपिटल पेमेंट्स। पूंजीगत भुगतान। रेवेन्यू रिसीव्ड जो होता है आयकर प्राप्ति, वो संस्था को सालों भर वो प्राप्ति या वो रकम, वो कैश नगद प्राप्त होता रहता है। आयकर प्राप्ति में मुख्य रूप से हम लोग उन प्राप्तियों को शामिल करते हैं जो किसी विशेष पर्पस के लिए नहीं होता है, यानी कि उसका संबंध हमारे सालों भर के प्राप्तियों से रहता है। यानी कि जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लोग लें तो चंदा, सब्सक्रिप्शन किसी भी गैर व्यापारिक संस्था को मिलने वाला सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। गैर व्यापारिक संस्था को विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न व्यक्तियों से चंदा मिलता रहता है। तो चंदा जो है उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि ये सालों भर प्राप्त होने वाला है। इसका संबंध किसी विशेष पर्पस से नहीं होता है। कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति वे प्राप्तियां होती हैं जो किसी विशेष पर्पस के लिए दिया जाता है। विशेष पर्पस का मतलब किसी स्पेशल पर, मान लीजिए कि एक हमारा स्कूल है, उसमें एक लाइब्रेरी बनना है। उस लाइब्रेरी के लिए अगर कोई विशेष अनुदान मिले, वो लाइब्रेरी बनाने के लिए कोई विशेष दान मिले, तो वो हमारा स्पेशल पर्पस कहलाता है। स्पेशल पर्पस डोनेशन या स्पेशल पर्पस जो भी है हमारा, वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाता है, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस हमारा हमेशा प्राप्त होने वाला नहीं है, वो कभी कभार ही संस्था को प्राप्त होता है। और पूंजीगत प्राप्ति जब भी होगा, ये इसकी रकम भी अधिक होगी। छोटी मोटी रकम पूंजीगत प्राप्ति को हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि जब कोई स्पेशल पर्पस कोई व्यक्ति दान करता है तो उसकी अमाउंट भी बड़ी होती है, उसकी रकम भी बड़ी होती है। तो एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट में दो तरह का होगा प्राप्ति में। इस तरह भुगतान में भी हमारा दो तरह का है, एक रेवेन्यू पेमेंट्स आयकर भुगतान और कैपिटल पेमेंट्स पूंजीगत भुगतान। रेवेन्यू पेमेंट्स जो है आयकर भुगतान, इसका मतलब है संस्था को चलाने के लिए, गैर व्यापारिक संस्था को चलाने के लिए हमें जो डेली के एक्टिविटी में जो खर्चे होती हैं, जैसे कि सैलरी देना, मजदूरी देना, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेमेंट करना, ये सब जो खर्च है जो संस्था को मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए आवश्यक है, वो सारा पेमेंट हमारा रेवेन्यू पेमेंट्स कहलाता है। कैपिटल पेमेंट्स पूंजीगत भुगतान वह भुगतान होती है जिससे हमारा कोई एसेट का निर्माण होता है। जैसे कि परचेज ऑफ बिल्डिंग, एक हमने बिल्डिंग खरीदा या एक हमने लैंड खरीदा जहां पर हमारा स्कूल या संस्था का प्लेग्राउंड बनना है। तो अगर इस तरह से पेमेंट हम लोग कहीं करते हैं, क्योंकि कैपिटल पेमेंट्स का मतलब है कि वह भुगतान, पूंजीगत भुगतान जो संस्था बार बार नहीं करेगी या जिसका बेनिफिट हमको 1 वर्षों से अधिक समय में मिलेगा, उसको हम लोग पूंजीगत भुगतान कहते हैं। और पूंजीगत भुगतान से जो एसेट्स प्राप्त होता है उसे हम लोग कैपिटल एसेट्स कहते हैं। तो इसलिए हम लोग जान गए रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में और कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, रेवेन्यू पेमेंट्स के बारे में और कैपिटल पेमेंट्स के बारे में। अब हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में मुख्य रूप से कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। हम लोग अब जानेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसका क्या फॉर्मेट होगा, इसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग हम लोग देंगे रिसीप्ट्स एंड
पेमेंट्स अकाउंट ऑफ डैश डैश, जो भी संस्था होगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 या जो भी डेट हो। रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, इस तरह से हम लोग फॉर्मेट को बनाएंगे। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट की तरह कैश बेसिस पर बनता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो लिखेंगे वो है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, कोई भी लेजर का बैलेंस बीडी होता है, ओपनिंग बैलेंस, और इसमें दो तरह का बैलेंस हो सकता है, एक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस होता है। इसके बाद इसमें हम लोग डिफरेंट रेवेन्यू रिसीप्ट्स को लिखेंगे। रेवेन्यू रिसीप्ट्स को लिखेंगे। एक गैर व्यापारिक संस्था के रेवेन्यू रिसीप्ट्स में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं उसको हम लोग लिखते हैं। टू सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट ऑफ हॉल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये सब जो आइटम्स हैं ये रेवेन्यू रिसीप्ट में आता है। आगे और इसमें लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सब हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट है। बाद में हम लोग रेवेन्यू पेमेंट्स भी लिखेंगे। रेवेन्यू पेमेंट्स में बाय सैलरीज, बाय रेंट, सैलरीज, रेंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी,
बाय इंश्योरेंस, बाय ऑडिट फी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, by printing and stationery, by telephone charges, by gardening, ये सब जो पेमेंट्स है ये सब गैर व्यापारिक संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू पेमेंट्स के अंतर्गत आता है। बाय में एडवर्टीजमेंट, हम लोग प्रचार भी करते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं को चलाने के लिए। बाय पोस्टेज, बाय बैंक चार्जेस, इस प्रकार से ये जो सभी पेमेंट्स है ये हमारा रेवेन्यू पेमेंट्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसमें हम आगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद इसी में आगे हम लोग और लिखेंगे तो टू कैपिटल रिसिप्ट। टू कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में मुख्य रूप से स्पेशल पर्पस जो हमारा कोई भी डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, इसको हम लोग लिखते हैं। टू स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, टू लाइफ मेंबरशिप फी, टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब हमारा कैपिटल रिसिप्ट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या आता है। टू इंडोमेंट फंड, टू लेगेसीज, वसीयत, वसीयत होता है जैसे कि लेगेसीज हम लोग वसीयत कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों को करता है और उसके पश्चात जो भी कुछ कमाया अगर उसका कोई वारिस ना हो तो वो अपनी संपत्तियों का दान किसी गैर व्यापारिक संस्था को देता है ताकि जन कल्याण हो सके। तो इस प्रकार कोई अगर वसीयत अपना किसी गैर व्यापारिक संस्था को देता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि वो वसीयत बार बार इस तरह से प्राप्त होने वाला नहीं होता, इसलिए उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत मानते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, संपत्तियों को जो बेचते हैं, संपत्ति को भी बार बार बेचा नहीं जा सकता है, अतः संपत्ति को हम कभी कभार ही बेचते हैं और संपत्तियों को बेचने से जो प्राप्ति होती है वह कैपिटल रिसिप्ट होता है। लाइफ मेंबरशिप फी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लाइफ मेंबरशिप फी, जीवन में एक बार मेंबर बनने के लिए जो फी दिया जाता है वो लाइफ मेंबरशिप फी कहलाता है, क्योंकि वो लाइफ में एक बार ही प्राप्त होता है, अतः वह भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट होता है, किसी विशेष पर्पस के लिए हम लोग जब डोनेशन प्राप्त करते हैं गैर व्यापारिक संस्था में तो यह हमारा कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ कैपिटल पेमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। बाय कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट में मुख्य रूप से
बाय परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। कैपिटल पेमेंट उसे कहा जाता है जिसका पेमेंट हम बार बार नहीं करते हैं। संस्था जिसका बेनिफिट एक से अधिक वर्षों में जिसको उठाता है वो कैपिटल पेमेंट कहलाता है। बेसिकली इसमें परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स संपत्तियों का क्रय आता है, और परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मुख्य रूप से हमारा कैपिटल पेमेंट्स है। इसके बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीटी होगा। बाय बैलेंस सीटी में कैसी है, और कैश एट बैंक हो सकता है। इस तरह से हमारा ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट तैयार हो गया। लगभग सभी इंपॉर्टेंट बातों को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका हमने इसमें चर्चा किया, और इसको जानना आवश्यक है। इसका सभी विद्यार्थी नोट बना लें इसको, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाने में, रिसीव पेमेंट में। अब इसको हम मिला करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर हम एग्जांपल के रूप में लें रिसीट और पेमेंट अकाउंट का, इधर रिसीप्ट लिखेंगे, अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, receipts and payments account of dash dash a sports club for the year ending 31st dash dash। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे टू बैलेंस मीटिंग। इसमें कुछ अमाउंट को लिया जा सकता है, सपोज दैट 30,000। इसमें हम लोग कैश भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अगर बैंक बैलेंस दिया हो उसे भी हम लोग लिख सकते हैं, टू सब्सक्रिप्शन
टू डोनेशन टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सभी हम लोग रिसिप्ट के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन में मान सकते हैं हम लोग 45,000, डोनेशन 25,000, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 50,000, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 10,000, टू लेगेसी मान सकते हैं 75,000। ये सब जो हमारा है ये सभी रिसिप्ट्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। पेमेंट साइड में एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं बाय रेंट अमाउंट 12,000, बाय सैलरी स्टाफ को जो वेतन दिया गया सैलरी 22,000, बाय परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कुछ अस्थायी संपत्तियों खरीदे हैं 50,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हम लोग 5,000 ले सकते हैं। बाय में हम लोग कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी ले सकते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 रुपया। बाय पोस्टेज भी ले सकते हैं, पोस्टेज में 1,000 रुपया। इसके बाद हम लोग जो बैलेंस बचता है उसको बैलेंस शीट यहाँ कहेंगे, जिसको क्लोजिंग कैश बैलेंस कहा जा सकता है। बाय बैलेंस शीट जिसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी कर सकते हैं। इसे निकालना पड़ेगा, पहले इस तरह हम लोग इसको जोड़ते हैं। दो 2,35,000 टोटल है इधर का। 5 5 10 15, 5 हाथ में 4 4 8 2 10, 5 15 1 16 7 23। इधर भी हम लोग लिखेंगे 2,35,000। इधर पेमेंट साइड में अगर हम देखें तो 2,35,000 में टोटल पेमेंट्स हम लोग किए हैं 2 4 5 4 9 2 11 1 12, 2 2 4 5 9, 92,000। इसमें इसको हम लोग माइनस कर देंगे। $1,43,000 कैश हमारे पास क्लोजिंग में बचा हुआ है। इस तरह से एक यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक नमूना है, और इस प्रकार से कुछ सवाल भी हैं जिसको हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार हमारा हो गया। अब इसे मैं मिटाता हूं।
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कुछ सवाल, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ प्रश्न भी हैं जिसको हम लोग बना सकते हैं। और वो किताब में एसके सिंह की जो अकाउंटेंसी की बुक्स है जो चलता है जैक में, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 1 का A, B, 1 का C, 1 का D, ये सब प्रश्न जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से संबंधित है। इसको स्टूडेंट प्रयास कर सकते हैं अपने स्तर से। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इनका प्रयास विद्यार्थी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने में कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमने आप लोगों को दिया। अब इसके बाद इन क्वेश्चंस का प्रयास इसमें किया जा सकता है। अब कुछ और विशेष बातें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की विशेषताएं क्या है। चूंकि इस चैप्टर से हमारा 10 नंबर का सवाल जैक और अन्य बोर्ड्स में आते हैं। 10 नंबर के सवाल में एक ऑब्जेक्टिव रहता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का हो सकता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन वो 6 मार्क्स का हो सकता है। तो इसीलिए चूंकि ऑब्जेक्टिव और थ्योरी का जो प्रश्न है वो इस रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर जो हम लोग इसमें डिटेल में सब पढ़ेंगे उससे संबंधित होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बेसिक जानकारी हमें उसके डिफिनेशन शुरू में ही मैंने दिया। अब उसकी कुछ विशेषताएं क्या है इसको जान लेने से रिसीट पेमेंट अकाउंट पूरा हमारा क्लियर हो जाता है। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्राप्ति एवं भुगतान खाता की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ receipts and payments account। प्राप्ति एवं भुगतान खाता की मुख्य विशेषताएं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मुख्य विशेषताएं में जो पहला नंबर आएगा यह एक वास्तविक खाता, रियल अकाउंट है। वास्तविक खाता या रियल अकाउंट है। इसमें सभी प्राप्तियों को, पॉइंट नंबर 2 में इसमें सभी प्राप्तियों को चाहे वे पूंजीगत हो या आयगत, इंग्लिश में इसे कह सकते हैं कैपिटल और रेवेन्यू। इसमें सभी प्राप्तियों को चाहे वे पूंजीगत हो या आयगत का लेखा किया जाता है।
का लेखा किया जाता है। इसमें पॉइंट नंबर 3 में, इसमें सभी भुगतानों को चाहे वे पूंजीगत हो या आयगत, का लेखा किया जाता है। इसमें पॉइंट नंबर 4 में, इसमें गैर रोकड़ मदें नन कैश आइटम, नन कैश आइटम उसको कहते हैं जिसका संबंध कैश से नहीं होता है, यानी कि जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, कैश शामिल नहीं होता है। तो इसमें गैर रोकड़ मदें यानी कि नन कैश आइटम का लेखा नहीं किया जाता है। गैर रोकड़ मदों का लेखा नहीं किया जाता है। इसके प्रारंभ में सर्वप्रथम ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस को लिखा जाता है। इस तरह से हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसका चर्चा इसमें हम लोग किया। इससे प्राप्तियों भुगतान खाता का जो भी कुछ कंफ्यूजन होगा उसके बारे में उसको इससे इस विशेषताओं से क्लियर किया जा सकता है। विद्यार्थियों को थोड़ा क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत हो इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को इसमें से बना करके हल करके समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो एसके सिंह के बुक्स में अकाउंटेंसी में है उसे मैं बताने जा रहा हूं ताकि इसके अनुसार आप अन्य सवाल का हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 का है जिसमें हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ डैश डैश संस्था का नाम यहां पर होगा
for the रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ डैश डैश, संस्था का नाम अगर रहेगा तो उसको लिख करना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। इसमें जो डेट दिया हुआ है वो है 31 दिसंबर 2018। इधर जो रिसीप्ट लिखेंगे, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं फॉर्मेट में, टू बैलेंस बीडी। इसमें हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों हो सकता है। इस जो हमारा सवाल है इसमें कैश का बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो टू बैलेंस बीडी। नीचे भी लिख सकते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 9800। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है 75,200 टू सब्सक्रिप्शन, 75,200। इसके बाद इसमें स्पेसिफिक डोनेशन प्राप्त हुआ है संस्था को, स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो प्राप्त हुआ है 16,000। इसके बाद एंट्रेंस फी टू एंट्रेंस फी के रूप में 8,600 प्राप्त हुआ है। इसके बाद रेंट ऑफ हॉल भी प्राप्त हुआ है, रेंट ऑफ हॉल के रूप में 10,500, रेंट ऑफ हॉल के रूप में 10,500 प्राप्त हुआ है। पेमेंट में हमारा है बाय में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने जो पे किया है संस्था के लिए वो है 7,000। इसके बाद और हमारा जो पेमेंट है इसमें, इस सवाल में, वो है सैलरी एंड वेजेस 45,000, बाय सैलरीज एंड वेजेस 45,000 है। इसके अलावा जो पेमेंट हमारा इसमें है ऑनरेरियम, टू सेक्रेटरी, ये भी संस्था ने पेमेंट किया है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, तो वो है 5,000 ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। न्यूज़पेपर 2,000 पेमेंट है न्यूज़पेपर में, 2,000 न्यूज़पेपर के रूप में पेमेंट किया गया है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हमारा इनकम है, रिसीप्ट साइड में होगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट या 1,000 है। बाय में फर्नीचर परचेज किया है संस्था ने, फर्नीचर परचेज में है 2,000। इस तरह से सभी आइटम्स जो हमारा रिसीप्ट और पेमेंट का है दोनों हमने इसमें पुटअप कर दिया। इसके बाद एक और है, वो मिसलेनियस एक्सपेंस है 10,000, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस
सभी आइटम का पुटअप करने के बाद रिसीट और पेमेंट, इसके बाद हम लोग इसका बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस में सबसे पहले देखेंगे कि किधर का टोटल अधिक है उसको देखेंगे। इधर वो रिसीट साइड इसको हम लोग जोड़ते हैं, 8 2 10 16 5 21 30 31 का एक हाथ में 3 7 3 10 11 12 1,21,100। यहाँ भी हम लोग लिख देंगे 1,21,100। इधर का पुनः टोटल करेंगे, 1,21,100 में इधर का जो टोटल हमारा है 0 7 5 12 5 17 19 2 21, एक हाथ में 2 4 2 6 और 1 7। इसको हम लोग माइनस कर देंगे। पेमेंट साइड का जो टोटल है तो इसमें बचता है 50,100, जो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस कहलाएगा बाय बैलेंस शीट 50,100। इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं, नीचे मैं लिख दे रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस। इस तरह से हमारा रिसीट और पेमेंट अकाउंट का जो सवाल है 1 का ए कंप्लीट हो गया। इसमें अन्य जो सवाल है 1 का बी सी डी क्वेश्चन नंबर 2 विद्यार्थी अपने स्तर से इसका प्रयास करें, और इनमें जो भी और आगे कठिनाई होगी इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे समझने का कोशिश करेंगे या इसमें प्रयास करेंगे। धन्यवाद।